नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोइया टैगोर वुमन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की। आज हम उसमें बात करेंगे पितृसत्ता की। पितृसत्ता आखिर है क्या? पितृसत्ता जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे बीए में, एमए में, पॉलिटिकल साइंस में हर जगह आता है। आपको बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ ही आपको इन जगह पर भी मिलेगा, तो इसके अंदर इनके क्वेश्चन इन सब जगह भी आएंगे। इसके अलावा आईएएस के एग्ज़ाम, आरएएस के एग्ज़ाम, उसके अंदर भी इसके से संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो एजुकेशन है, ये आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने के लिए या अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं, बल्कि हमारे मैनर्स और एथिक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमें हमारी जनरल चीज़ें सिखाती है। हमारे जो मेन कार्य हैं कैसे करना चाहिए उन सबको बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता क्या मीनिंग है पितृसत्ता का? पितृसत्ता का मीनिंग है जहां पर केवल और केवल पुरुषों का वर्चस्व हो या पुरुषों का राज चलता हो। बेसिकली पुरुषों का राज या उनकी मन मर्जी चलती हो, उस तरह की व्यवस्था को पितृसत्ता व्यवस्था कहते हैं। उस तरह की व्यवस्था को पितृसत्ता व्यवस्था कहते हैं। पितृसत्ता को इंग्लिश में पिट्रेसी कहा गया है। पिट्रेसी जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया। ये लैटिन भाषा का शब्द है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूं। पितृसत्ता जो है, पितृसत्ता जो व्यवस्था है वो उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पे पुरुषों का राज चलता हो, उस तरह की व्यवस्था को पितृसत्ता व्यवस्था कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से पितृसत्ता व्यवस्था ही पाई जाती है, यानी कि कोई भी जगह आप देख लो वहाँ पे केवल और केवल पुरुषों का वर्चस्व ही नज़र आता है या पुरुषों का राज ही चलता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें जैसे घर के अंदर कोई भी महिला काम कर रही है या वो घर के लिए कमा के भी ला रही है, लेकिन उसका पूरा लेखा जोखा है या उसकी जो कमाई का अधिकार है, उसको कैसे खर्च करना है, क्या खर्च करना है, इस सब पर किसका अधिकार होता है? पुरुष का। यानी कि जो महिला जो होती है वो कुछ भी कमा के लिए, घर के लिए कोई भी काम कर ले, उस पर पूरा अधिकार किसका होता है? पुरुष का होता है। वहीं पे महिला जो है वो काम करने वाली होती है और पुरुष जो है वो राज करने वाला है। यानी कि आपने घर पे भी देखा होगा कि भी पुरुष आके बैठ जाएंगे। महिला का काम क्या है? महिला सुबह से लगेगी रात तक काम करती है। यानी कि महिला का काम क्या है? 24 घंटे का। और पुरुष का केवल बाहर जाकर अपनी कमाई करके अर्थव्यवस्था के लिए जो वो काम करके आ रहा है, सिर्फ वही कार्य उसका मेहनत का होता है। उसके आगे का कोई कार्य भी उसका मेहनत का नहीं होता, वो सिर्फ बैठ के खाना खाता है। यानी कि बैठकर खाने वाले में पुरुष का नाम आता है, काम करने में महिला का। वहीं पे दूसरी बार अगर हम इसके अंदर 2 सेकंड आगे बात करें कि इसके साथ साथ मतलब महिला क्या पहने, कहाँ जाए, कैसे जाए, इसके ऊपर भी पूरी मन मर्जी जो होती है वो पुरुष की चलती है। एक परिवार के अंदर, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, हम कई बार देखते हैं कि मान लो एक बच्ची बाहर खड़ी है तो उसका भाई चाहे उससे छोटा ही क्यों ना हो, बाहर क्या खड़ी कर रही है, चल अंदर चल। मतलब वो अपनी मर्जी से गेट के ऊपर भी खड़ी नहीं रह सकती। कपड़े पहनेगी तो अगर मान लो अगर उसने कुछ शॉर्ट्स पहन लिया तो कोई भी कह देता है घर का कोई भी, ये कैसे कपड़े पहने हैं, चलो कपड़े बताओ, ऐसे कोई कपड़े पहन के बाहर जाना है? पुरुष किसी भी तरीके के कपड़े पहन के बाहर जा सकता है। उसकी गतिशीलता को, उसके समय को कोई नहीं रोकता। यानी कि वो किस टाइम बाहर जा रहा है इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। वो क्या पहन के बाहर जा रहा है इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन महिला किस समय बाहर जा रही है या कोई बच्ची किस समय बाहर जा रही है, इसके ऊपर बंधन है। वो ये एक टाइम फिक्स कर रखा है और वो टाइम किसके द्वारा फिक्स किया गया? पुरुषों के द्वारा ही वो टाइम फिक्स किया गया। इसके साथ में आगे कि अगर उस घर के अंदर बात करें या फैमिली में रिलेशन में बात करें तो सबसे भाई महिला के अंदर हर उसके कपड़े से लेके उसकी मन की इच्छा तक, यानी कि घर की कई चीज़ें, कई ऐसे बुनियादी फैसले होते हैं जो हमारे शरीर से लेकर हो या हमारी जीवन से लेकर हो, वो फैसले भी महिला स्वयं नहीं ले सकती। जैसे कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं, शादी कब करनी है, किस उम्र में करनी है, ये फैसला भी उसका अपना नहीं होता। ये फैसला भी उसके लिए या तो उसका पति लेगा या उसके
पिता लेंगे। तो मतलब कि उसकी लाइफ का वो मेन डिसीजन जो उसके संबंधित है उस पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है, वहाँ पर भी किसकी चलती है, पुरुष की चलती है। इसके साथ में अगर हम व्यवस्था घर की प्रॉपर्टी की या संसाधनों की बात करें तो घर के अंदर भी संसाधन का क्या है कि घर के हमारे जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी होता है वो पिता से किसको मिलता है, पुरुष को ट्रांसफर होता है, यानी बेटे को मिलेगा। यानी घर के ऊपर संसाधनों का, जमीन जायदाद का, उन सब पर अधिकार किसका होता है, पुरुष का ही होता है। अगर उस कंडीशन में आज के दिन बेटी को कानून की तरफ से तो ये अधिकार प्राप्त है कि जो बेटी है वो पिता की जायदाद में पूरी बराबर की हकदार है या बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रूप से, भावनात्मक रूप से या किसी अलग रूप से, या कहते हैं कि जोर ज़बरदस्ती से या भावनात्मक रूप से उसको इस चीज़ से दूर कर दिया जाता है। इमोशनली कहेंगे कि भी तेरे को इसकी क्या ज़रूरत है, तू तो अपने घर है, भाई को दे दे। वो रिश्तों को बचाने के लिए भी वहाँ पे अपना दे देगी, यानी कि वहाँ पे भी चाहे कानून ने उसको वो अधिकार दे दिया लेकिन फिर भी समाज उसको वो अधिकार नहीं दे रहा। किसी भी तरीके से वो अधिकार अगर मान लो हक से मांगती है या किसी और तरीके से कानून के जरिए आकर वो अपना हक मांगती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो समाज है, उसका परिवार जो उसे गलत साबित करने में लग जाएगा, उससे नाराज़ हो जाएगा, कहेगा ये देखो कैसी बहन है, अपने भाई से सारा कुछ लेगी, इसको क्या जरूरत पड़ी थी, अच्छे घर परिवार में तो थी। मतलब कि वहाँ पे भी उसका अधिकार नहीं माना जाता। ससुराल में है तो वो कहेंगे कि जी ये पति का घर है, मायके में जाते तो कहते हैं जी भाई का घर है। मतलब घर के अंदर भी अगर हम कहेंगे तो बेटी का या बहन का या महिला का कोई घर ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही काउंट नहीं होता, गिना ही नहीं जाता। तो ये जो सारी व्यवस्था है ये सारी पितृसत्ता व्यवस्था कहलाती है। इसके साथ हम और भी अगर बात करें तो यौन सुरक्षा के अंदर भी बात करें तो मतलब कि बचपन से एक ही चीज़ है कि आप पर अधिकार किसका है। मतलब एक शादी के बाद महिला का उसके खुद के शरीर पर भी अधिकार नहीं रहता, वो भी किसी और का रह गया। उसको काम करना है, दूसरों के लिए करना है, जीना है, दूसरों के लिए जीना है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो पितृसत्ता व्यवस्था कहलाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं की। पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाली ये जो संस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। मेन तो मुख्य रूप से इसमें आती है हमारे परिवार के अंदर ही जो होती है स्टार्टिंग हो जाती है पितृसत्ता की। हमारे घर के मुखिया कौन होते हैं, हम पिता बेटा, यही हमारे घर के मुखिया होते हैं। इसमें घर से ही बच्चों को, स्पेशली लड़कों को सिखाने, रोब करना, रोब से रहना, बैठे बैठे ऑर्डर करना, ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर बेटी होगी तो उसको काम करवाना कि भी ये ला दे वो ला दे, और उसमें अगर बेटा बैठा है काम बैठ के ऑर्डर दे रहा है तो उसकी उस बात को माना जाएगा कि वो बैठा बैठा ऑर्डर कर सकता है, उसको वो चीज़ वहाँ पे उसके हाथ में मिलेगी। वहीं पे बेटियाँ होगी, अगर वो कहेगी मम्मा पानी लाना तो हर कोई कह देगा क्यों, तू तो लड़की है, जाके उठ के ले आ। उसको काम करने की आदत डाली जाएगी। मतलब घर से ही लड़कों को रोबदार रहने की, हुक्म देने की आदत घर से डाल दी जाती है। वहीं पे लड़कियों को उन सब चीज़ों को सहने की और भेदभाव सहने की आदत डाल दी जाती है। घर परिवार में ऐसा होता है कि जो चीज़ें बेटों को मिलती है वो बेटियों को बराबर नहीं मिलती। घर से बाहर किसी भी वक्त जाने की परमिशन जो होती है वो बेटों को होती है, बेटियों को नहीं होती। भी दुकान पे जाके बैठेगा तो लड़का बैठेगा, लड़की जाके नहीं बैठ सकती। और भी ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर हम ये छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। हर घर के अंदर माहौल थोड़ा अलग होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, लेकिन पूरी तरह से कम या गायब तो होता ही नहीं है। चाहे किसी घर में बहुत कम हो, चाहे किसी घर में थोड़ा हो, या फिर किसी घर में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि है ही नहीं। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो परिवार है वो समाज का प्रतिबिंब है और समाज के इस नियम को मानने के लिए वो बाधित भी करता है, ये सिखाता भी है कि भी हमें इसी तरीके से रहना है। दूसरी बात आती है धर्म की।
धर्म हमारे आसपास हम सभी जगह देखते हैं कि हमने सबने क्या धर्म अपना रखे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो इसके अंदर कोई छोटी मोटी बात होती है, जैसे कोई तलाक का मसला है या किसी के वैवाहिक जीवन का मसला है या किसी और तरह का, तो उसके अंदर क्या समाज के लोग ही इकट्ठे बैठ के, यानी उस पर्टिकुलर समाज के लोग ही इकट्ठे बैठ के उसके ऊपर फैसला सुना देंगे, और हर समाज का अलग एक नियम होता है, उसी के अनुसार फैसला सुनाएंगे। कानून का इसके अंदर बहुत आगे जाएगा। पहले छोटे मोटी बात होगी तो उसके अंदर क्या करेंगे कि मतलब स्टार्टिंग जो होगी कि भी कोई डिसीजन लेना है तो उसके अंदर क्या समाज ही सबसे पहले आता है, वो उसके आसपास का समाज, वहाँ के लोग। तो इसके अंदर वो ये नीति निर्माता बन के सामने आते हैं अपने नियम उसूल, और ये कहते हैं कि ये किसकी मर्जी से हो रहा है, किसकी प्रकृति की मर्जी से, ये भगवान की मर्जी। किसकी मर्जी है? भगवान की। चाहे वैवाहिक जीवन के ऊपर संबंधित कोई बात हो या तलाक हो या कोई इन छोटे मोटे जीवन हो, जैसे मान लो कि कोई अदर कास्ट मैरिज करना चाहता है तो उसमें समाज आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि नहीं जी आप अदर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते हो। और इसमें खासकर अगर बेटी की बात आएगी तो स्पेशली उसके ऊपर इस बात का प्रेशर दिया जाता है कि भी आप बेटी की शादी दूसरी जाति में दूसरी जगह कर रहे हो तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगताना पड़ेगा, या आपके आने वाले बच्चों की शादी नहीं होगी। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए ठेका किसने ले रखा है? इसका ठेका धर्म ने ले रखा है। और धर्म के अंदर भी जो ऊपर व्यवस्था या ऊपर का जो राज करने वाले या नीति निर्माता हैं या नीति निर्माण या नियम बनाने वाले, वो सारे के सारे कौन हैं? पुरुष। अब बात करें आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था के अंदर पुरुष जो बाहर कमा के लेके आ रहा है उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उसकी जगह वहीं पे महिला जो है वो सुबह जल्दी 6-7 बजे से लगेगी और रात के 11-12 बजे तक काम करेगी। मतलब वो घर पे बैठ के जो काम कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, घर के अंदर साफ सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा मार रही है, घर वालों के लिए खाना बना रही है, ये किसी मेहनताने में काउंट ही नहीं होता, इसके लिए कोई पैसा ही नहीं है। मतलब इस काम को वो काम में गिना ही नहीं जाता। यानी पुरुष जो है वो बाहर जाके पैसा कमा के लेके आ रहा है, वो तो काम कहलाएगा, लेकिन महिला जो है वो घर पे बैठ के अब सुबह से लग के रात तक पुरुषों के लिए खाना बनाना, महिलाओं अपने परिवार की देखभाल करना, उन घर की साफ सफाई करना, उसके कपड़े, उनके लिए कपड़े धोना, ये किसी भी कार्य में गिने ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी मेहनताना नहीं है। ये इस तरह की जो व्यवस्था है, ये इस व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। बाहर जाके कमा के अगर महिला लेके आ रही है तो वो काम तो वो अलग से कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी इच्छा से कर रही है, उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन घर का काम करना उसके लिए ज़रूरी है। घर आके पुरुष बाहर से काम करके आया, वो बेचारा थक के आया, वो बैठ के आराम करेगा, लेकिन महिला को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो घर पे बैठकर 2 मिनट आराम कर ले, क्योंकि वो घर पे आएगी तो उसको वापस से काम में जुटना पड़ेगा, घर के काम में। और वो जो घर का काम है वो किसी भी मेहनत में काउंट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और उस काम को काम में गिना ही नहीं जाता। यानी कि मतलब जिसके लिए हमें मेहनताना नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो वो कोई काम ही नहीं। अब वही बात करें हम राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्थाओं की, तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि चाहे पंचायत को ले लो, चाहे वार्ड मेंबर को ले लो, या फिर MP MLA की ले लो, या फिर उसके ऊपर हम प्रधानमंत्री तक आ जाएं, संसद में आ जाएं, तो जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में चाहे महिलाओं का कितना मर्जी कोटा हो, लेकिन महिलाएं उसमें मुश्किल से इक्का दुक्का ही होती हैं। मतलब इतनी आगे तक आने के बावजूद भी हमारे संसद में बहुत कम महिलाएं वहाँ उपस्थित है। यानी जो फैसले हमारे देश के लिए लिए जा रहे हैं उन फैसलों के अंदर महिला का जो रोल है वो बहुत ही नगण्य है। दक्षिणी एशिया का जो एरिया है वहाँ पे फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे महिलाएं अपने क्षेत्र की अगुवाई कर रही हैं, यानी प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन फिर भी अगर हम पूरे वर्ल्ड को देख लें तो बहुत ही कम ऐसे देश होंगे, इक्का दुक्का कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे संसद तक 10% से ऊपर महिलाएं बैठी। महिलाओं की संख्या हर जगह क्या है? कम है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी महिलाओं का नंबर जो है वो बहुत कम है। हम अपने मंत्रियों को ही देख लो, मंत्रिमंडल में देख लो, सिर्फ 2 महिलाएं हैं, एक सीतारमण जी और एक स्मृति ईरानी।
इनके अलावा तो मतलब मेन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर भी महिलाओं का नंबर वहाँ पे जहाँ पे 15 के अकॉर्डिंग 2 ही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जानकारी के लिए कि भाई यहाँ पर भी किसका वर्चस्व चल रहा है, पुरुषों का ही वर्चस्व चल रहा है। अब हम बात करेंगे जनसंचार माध्यम की। जनसंचार माध्यम, आप टेलीविज़न देख लो, मूवीज़ देख लो, टीवी न्यूज़ चला के देख लो, कोई भी न्यूज़ उठाएंगे, कुछ भी देखेंगे, मतलब अगर हम टीवी देखने बैठे हैं तो टीवी के अंदर जो सीरियल है उसके अंदर वैम्प के रोल यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में तो महिलाओं को ही दिखाएंगे, यानी उनकी बुराइयां ही दिखानी है। उसके अंदर अगर उनकी अच्छाइयाँ दिखाएंगे तो जो एक्टर मेन लीड रोल में दिखा रहे हैं उस लीड रोल को कैसे दिखाएंगे, बेचारी के रूप में, बेबस के रूप में, अबला के रूप में, यानी उसके ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और वो हीरोइन या मेन लीड रोल किस लिए है, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो चुप करके उस अत्याचार को सह रही है। यानी कि मतलब वो टीवी टेलीविज़न ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप उस गलत को चुपचाप हंसते हुए सह रहे हो तो भी एक आप अच्छी बहू बन के आओगे, वरना अगर आप उसके अगेंस्ट आओगे या उसके खिलाफ बोलोगे तो आप एक बुरी बहू के रूप में, बुरी बेटी के रूप में, बुरी महिला के रूप में काउंट किए जाओगे या जाने जाओगे। फिल्में आप उठा के देख लो, वहाँ पे भी सेम यही कंडीशंस है। आप किसी भी तरह की पिक्चर बना के देखेंगे, उस पिक्चर के अंदर मतलब उस पिक्चर के अंदर में भी मेन लीड रोल के रूप में, यानी कि उस फिल्म को कौन दिखाएगा, वो आप कोई भी पिक्चर फिल्म मूवी उठा के देख लो, उस फिल्म मूवी के अंदर में भी आप क्या देखेंगे कि भी उस पिक्चर के अंदर में भी जो मेन एक्टर जो है वो हीरो ही है। कोई एक दो ही ऐसी फिल्में निकल कर आती है जो महिला के बेस के ऊपर बेस्ड होती हैं, या वो भी कोई बायोग्राफी होगी, जैसे मैरी कॉम है जो कि एक बॉक्सर, हमारी बॉक्सर की उसके ऊपर डिपेंडेबल है, तो या फिर दंगल जो कि गीता फोगाट के ऊपर है, गीता और बबीता फोगाट के ऊपर डिपेंड है। तो ये एक दो पिक्चर्स ऐसी हैं जिसके अंदर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि भी ये महिलाओं के ऊपर बेस्ड है। लेकिन 99% अगर कोई एंटरटेनमेंट की पिक्चर देखे, कोई मजाक की स्टोरी या कोई सिंपल गढ़ी हुई स्टोरी, उसके अंदर मेन रोल जो होगा वो किसका होगा, पुरुषों का ही होगा। तो यानी काम करने का वो भी कहाँ पे भी इसका आ जाता है, किस में भी, वहाँ पे भी पितृसत्ता किसकी आ जाती है, पुरुषों की। ये जो जनसंचार है ये इस जनसंचार के माध्यम से अच्छी चीज़ आने की बजाय नेगेटिव, यानी कि पुरुषों के वर्चस्व को और बल मिल रहा है, वो इसको और बढ़ावा दे रहे हैं कि भी राज किसका चल रहा है, चलेगा पुरुषों का ही चलेगा। महिला को सिर्फ सहने की आदत होनी चाहिए, काम करने की आदत होनी चाहिए। और ऐसा ही हम देखें इलेक्ट्रिक मीडिया में, तो उसके अंदर भी महिलाओं का जो रोल है वो सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ने तक होता है, न्यूज़ रीडर के रूप में। कहीं भी एक मेन रिपोर्टर और क्राइम रिपोर्टर के रूप में महिला का नाम तो मुश्किल से कोई एक या दो के रूप में ही आता है, अधिकतर नाम किसके आएंगे, पुरुषों के ही आते हैं। तो यह हर जगह पे हम देखें कि नाम मुख्य रूप से किसका चलता है, पुरुषों का ही चलता है। तो ये वो संस्थाएं हैं जो पितृसत्ता को बढ़ावा देती है। ये व्यवस्था भारत की व्यवस्था है और जिसका बदलना वाकई बहुत ज़रूरी है। कुछ जगह थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह ना ख़त्म नहीं हुई है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।